बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट कुरतुलैन आयशा और आपकी खिदमत में क्यू ए लॉ यूट्यूब चैनल की जानिब से हाजिर। दोस्तों, आज की वीडियो का जो मौजू है वो है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, एक ऐसा कानून जो कि उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा कर लिया गया या उनको इलीगली गैर कानूनी तौर पर उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया, उनके लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 में इनेक्ट हुआ और इसका इतलाक पूरे पाकिस्तान पर होता है। इस एक्ट के कुल मिलाकर 9 सेक्शंस हैं और ये एक स्पीडी ट्रायल है और इंस्टेंट रिलीफ गिविंग है, यानी कि फौरी तौर पर आपको आपका रिलीफ मिल सकता है। तो वो तमाम लोग जिनकी प्रॉपर्टीज पर नाजायज कब्जा हो चुका है या उनको बेदखल कर दिया गया है, इसमें मालिकान भी शामिल हैं और वो लोग जो खुद तो मालिक नहीं है लेकिन मालिक की इजाजत के साथ उसको ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, जिसको हम ऑक्यूपायर बोलेंगे। कोई ऐसा शख्स जिसने मालिक की इजाजत के साथ लॉफुली किसी खास जगह, किसी प्रॉपर्टी को, किसी अराजी को, किसी मकान को, तो ऐसा शख्स भी अगर उसको कोई गैर कानूनी तौर पर डिस्पोजेस कर दे तो वो इस एक्ट के जरिए रिलीफ ले सकता है। ये एक्ट काम कैसे करता है और आपको ये रिलीफ कैसे देगा, आज की वीडियो में हम इसी का जायजा लेंगे। लेकिन अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, बात का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिस पर इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट काम करता है, और वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि घर, अराजी, प्लॉट वगैरह। दूसरी बहुत ही अहम बात जो समझनी जरूरी है वो ये है कि वो कौन है जिसको डिस्पोजेस किया गया है, या तो वो मालिक होगा या फिर वो लॉफुल ऑक्यूपायर होगा, यानी कि ऐसा शख्स जिसने उस जगह का कब्जा कानूनी तौर पर अपने पास रखा हुआ है, वो उस जगह पर कानूनी तौर पर काबिज है। ये दोनों अशखास अगर इनको कोई गैर कानूनी तौर पर डिस्पोजेस कर देता है, बेदखल कर देता है, तो कानून फौरी तौर पर उनको जो रिलीफ देता है वो ये है कि आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं सेशन कोर्ट में, जिसको हम इस्तगासा भी कहते हैं। एक इस्तगासा देंगे आप सेशन कोर्ट में। यहाँ पर एक बात करना मैं जरूरी समझती हूँ कि कानून ने इलीगली डिस्पोजेस करना, गैर कानूनी तौर पर बेदखल करने को जुर्म करार दिया है, लेकिन ये जुर्म ऐसा जुर्म नहीं है कि जिस पर एफआईआर डायरेक्टली लॉन्च हो सके। ये एक ऐसा जुर्म है जो कि नॉन कॉग्निजेबल है, जो कि काबिल दस्तंदाजी पुलिस नहीं है। इस पर एफआईआर डायरेक्टली लॉन्च नहीं हो सकती, पुलिस इस पर कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। इसके लिए आपको अदालत से रुजू करना पड़ेगा, और वो कौन सी अदालत है जिसके पास इख्तियार समात है, तो वो है सेशंस कोर्ट। सेशन कोर्ट वो कोर्ट है जो कि आपकी इस कंप्लेंट को एंटरटेन करने का इख्तियार रखती है। सेशन कोर्ट में इस्तगासा देने के बाद अदालत तमाम चीजों को, जो ओनर है, जो ऑक्यूपायर है, अपना क्लेम लेकर आया है, उसके क्लेम का जायजा लेगी और उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेगी। ये इस्तगासा या कंप्लेंट जो हम फाइल करते हैं सेशंस कोर्ट में, ये अंडर सेक्शन 3 ऑफ इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट करते हैं। सेक्शन 3 न सिर्फ इस अफेंस को डिफाइन करता है बल्कि उसकी सजा का तयन भी करता है। और अफेंस क्या है? अफेंस ये है कि अगर कोई शख्स किसी की प्रॉपर्टी में एंटर होता है, उस डिस्पोजेस करता है, बेदखल कर देता है, उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है इस नीयत के साथ कि वो उस प्रॉपर्टी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा, उस पर नाजायज काबिज हो जाएगा, उसको ग्रैब कर लेगा, या तो ओनर से या फिर ऑक्यूपायर से, यानी कि या तो वो मालिक से उसका कब्जा छीन रहा है या फिर किसी ऐसे शख्स से वो कब्जा छीन रहा है जो कि कानूनी तौर पर उस जगह पर काबिज था। ऐसे शख्स के खिलाफ अगर आप अपना इस्तगासा साबित करने में कामयाब हो जाते हैं, उस ऑफेंस को प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं, तो रेस्टोरेशन तो आपको मिलेगी ही, यानी कि कब्जा तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उस नाजायज काबिज को 10 साल की कैद भी हो सकती है। और न सिर्फ कैद होगी बल्कि जो कंप्लेनेंट है, जो मुस्तगीस है, उसको अदालत कॉम्पनसेशन देने की भी मजाज है, यानी कि ऐसे मुलजिम को जो कि नाजायज काबिज है, न सिर्फ 10 साल की सजा होगी बल्कि उसको जुर्माना भी होगा जो कि एज कॉम्पनसेशन कंप्लेनेंट को अदा कर दिया जाएगा। सेक्शन 3 में 2017 में एक छोटी सी अमेंडमेंट की गई जिसमें एक छोटा सा लूप होल जो सेक्शन 3 में था उसको भी कवर कर दिया गया, और उसके मुताबिक अब कोई भी शख्स जो फोर्सिबली यानी जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल करते हुए किसी भी शख्स को उसकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करेगा, बेदखल करेगा, उसकी प्रॉपर्टी पर नाजायज काबिज होगा, ऐसे शख्स को अगर वो सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 में नहीं फॉल करता तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है, और उस सजा के साथ अदालत कंप्लेनेंट को कॉम्पनसेशन देने की भी मजाज है। तो बात को अगर आसान अल्फाज में मैं दोहराऊं तो ये होगा कि कोई भी शख्स किसी भी शख्स को अगर गैर कानूनी तौर पर बेदखल करेगा उसकी प्रॉपर्टी से, उसकी प्रॉपर्टी पर जिसको वो ओन करता है या ऑक्यूपाई करता है, या तो वो उसका मालिक है या फिर वो उसका ऑक्यूपेंट है, लीगल लॉफुल ऑक्यूपेंट है, यानी कि
कानूनी तौर पर उसने वो जगह अपने कब्जे में ले रखी थी। ऐसे शख्स को अगर कोई शख्स डिस्पोजेस करता है, बेदखल करता है, तो वो कानून के हाथ से नहीं बच सकता। सेक्शन 4 ऑफ द सेम एक्ट हमें ये बताता है कि ये ऑफेंस या ये जुर्म, बेदखल करने वाला, नाजायज काबिज होने वाला जुर्म, ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि इसके ऊपर FIR लॉज नहीं होती। पुलिस के पास इख्तियार नहीं है कि वो डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले और FIR लॉन्च कर दे, बल्कि इस ऑफेंस की रिपोर्ट आपको सेशन कोर्ट में ही करनी पड़ती है थ्रू कंप्लेंट। उस इस्तगासा या उस कंप्लेंट के जरिए जो कि आपने सेशन कोर्ट में सेक्शन 3 के अंडर दिया था, उसी के तहत आप अपनी रिपोर्ट या कंप्लेंट जमा करवाएंगे और वो अदालत इसकी कॉग्निजेंस लेगी। और अगर अदालत समझती है कि एक्यूज्ड को अरेस्ट करना जरूरी है, तो अदालत मुतलका थाने को अहकाम जारी कर सकती है कि उस शख्स को अरेस्ट कर लिया जाए। पुलिस के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने ओन पर खुद से उसको अरेस्ट कर सकें। ये ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं है, काबिल दस्त अंदाजी पुलिस नहीं है। ये लफ्ज हमने अपनी पिछली वीडियो में भी इस्तेमाल किया था, इसीलिए मैंने कॉग्निजेबल का वर्ड एज इट इज यूज किया था, ताकि जब भी ये इस्तेमाल किया जाए तो आपको बात समझने में आसानी हो। अगर अभी भी आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस डायरेक्टली FIR लॉन्च कर सकती है और किसी भी शख्स को अरेस्ट कर सकती है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं, वो जराइम होते हैं जिसमें पुलिस को मजिस्ट्रेट का अप्रूवल या इजाजत दरकार होती है। वो अपने ओन पर ना तो अरेस्ट कर सकती है और ना ही FIR लॉन्च कर सकती है। तो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का जो जुर्म है, जो ऑफेंस है, वो भी नॉन कॉग्निजेबल है। इसमें जब तक अदालत अहकाम जारी नहीं करेगी, पुलिस अपने ओन पर कुछ नहीं कर सकती। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हम जिस कानून को फॉलो कर रहे हैं वो बहुत पुराना है और उसका प्रोसीजर बहुत लेंथी है, तो अनफॉर्चुनेटली डिले बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये बात यहाँ पर बिल्कुल सादिक आती है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि जब इंसाफ आपको बर वक्त नहीं मिलता तो उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। इंसाफ वही है जो बर वक्त मिले। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस सेक्शन को मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। इस सेक्शन के अंदर इस ट्रायल की मुद्दत डिफाइन कर दी गई है कि इसको कितने दिनों में इन्वेस्टिगेट किया जाए और कितने दिनों में इसका ट्रायल मुकम्मल किया जाए। सेक्शन 5 ऑफ इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट हमें यह बताता है कि जैसे ही कंप्लेंट सेशंस कोर्ट में रिसीव होगी तो अदालत मुतलका थाने का जो ऑफिसर इंचार्ज है, यानी कि SHO है, उसको ये हिदायत जारी कर देगी कि 15 दिन के अंदर अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल किया जाए। 15 डेज के अंदर अंदर पुलिस इस चीज पर पाबंद है कि वो इसकी तमाम तफ्तीश जो भी उसको दरकार है वो उसको मुकम्मल करे और अदालत में जमा करवाए। लेकिन अगर किसी सूरत में इस टाइम को एक्सटेंड करना पड़ता है तो अदालत वो रीजंस मेंशन करेगी कि किन वजूहात की बिना पर टाइम को एक्सटेंड किया गया। अगर अदालत ये समझती है कि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से हटकर किसी लोकल इंक्वायरी की जरूरत महसूस करती है तो वो अपने मातहत किसी भी मजिस्ट्रेट को या फिर किसी रेवेन्यू ऑफिसर की ये ड्यूटी लगा सकती है कि वो एक इंक्वायरी कंडक्ट करें, एक मुकर्ररा मुद्दत तक वो रिपोर्ट जमा करवाएं। ये अदालत की सवाबदीद है कि वो कितने दिन मुकर्रर करती है। अदालत जैसे ही इस कंप्लेंट पर प्रोसीड करेगी, यानी कि ट्रायल का आगाज करेगी, तो उसको ट्रायल डे टू डे बेसिस पर चलाना पड़ेगा, यानी कि डेली बेसिस पर। और कानून के मुताबिक अदालत के ऊपर ये मैंडेटरी है, यहाँ पर शेल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि 60 दिन के अंदर अदालत पाबंद है कि इस ट्रायल को कंक्लूड करे, इस केस का फैसला करे। 60 दिन की मुद्दत के अंदर अंदर अदालत इस बात पर पाबंद है कि वो केस का फैसला कर दे। और अगर ऐसा ना हो सके तो वो रीजंस रिकॉर्ड करेगी, वो वजूहात बताएगी कि क्यों ऐसा नहीं हो सका, कौन सी वजूहात आड़े आ गई, जैसे कोई नागहानी कोई आफत आ जाती है, यानी कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए जो कि अनअवॉइडेबल थे, या तफ्तीश या इंक्वायरी ने इतना टाइम ले लिया। उसमें जो भी वजूहात थी उसको अदालत कागज पर, उस फाइल पर उतारेगी, लिखेगी कि ऐसा क्यों हुआ। नॉर्मली जिस तरह हम केसेस में एडजर्नमेंट्स ले लेते हैं, तारीख ले लेते हैं कि 15 दिन की, 30 दिन की तारीख मिल जाती है, इस कंप्लेंट को प्रोसीड करते हुए अदालत बिल्कुल भी एडजर्नमेंट्स नहीं देगी, यानी कि तारीख नहीं देगी। और अगर अदालत समझती है कि तारीख देना जरूरी है, किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है या कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, कोई नागहानी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं, तो अदालत 7 डेज 7 दिन से ज्यादा की एडजर्नमेंट देने की मजाज नहीं है। अगर ट्रायल को कंक्लूड करने के बाद, ट्रायल के मुकम्मल होने के बाद अदालत ये समझती है कि कंप्लेनेंट या मुस्तगीस ने एक फॉल्स और फ्रिवलस, एक झूठी कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, एक झूठी कंप्लेंट फाइल की थी, एक झूठा इस्तगासा दिया था, तो अदालत उस मुस्तगीस, उस कंप्लेनेंट को भी सजा सुना सकती है, जो कि जुर्माने की शक्ल में होगी। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की एक और बहुत ही ब्यूटी ये है कि अदालत के पास ये इख्तियार होता है कि जब अदालत ड्यूरिंग द ट्रायल, यानी कि अभी ट्रायल चल रहा है, अभी ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, अभी तमाम शहादतें, तमाम गवाहों के बयानात रिकॉर्ड नहीं हुए, ड्यूरिंग द ट्रायल अगर अदालत ये समझती है कि जिस शख्स को डिस्पोजेस किया गया वो वाकई इसका राइटफुल ओनर है, या तो वो उसका राइटफुल मालिक है, कानूनी मालिक है, या फिर ऑक्यूपायर है, यानी कि उसको ऑक्यूपाई किया हुआ था उसने, तो अदालत ट्रायल के दौरान भी उस पोजेशन को रिस्टोर करने का इख्तियार रखती है। अंडर सेक्शन 7 अदालत
अदालत इस चीज की मजाज है कि वो उस शख्स को पोजेशन रिस्टोर कर दे, यानी कि वो जो कब्जा है जो कि नाजायज तौर पर किसी और ने उनसे छीन लिया था या उनको बेदखल कर दिया था, वो कब्जा उन लोगों से लेकर अदालत उस शख्स को दे दे जो कि उसका क्लेमेंट है, जो कि उसका राइटफुल ओनर है, जो कि मालिक है, ऑक्यूपायर है। और इस कब्जे को दिलाने के लिए अगर अदालत ये समझती है कि पुलिस की नफरी की जरूरत पड़ेगी तो अदालत पुलिस को ये हिदायत जारी करेगी कि आप इस नाजायज काबिज से इस जमीन का कब्जा लेकर इसके मालिक को हैंड ओवर कर दें। और अगर पुलिस ऐसा नहीं करती, पुलिस उनके साथ मिल जाती है, वो इस अदालत की हिदायत को कंप्लाई विद नहीं करती, तो पुलिस ऑफिशियल्स मिसकंडक्ट के मुर्तकिब होंगे और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और एक्शन भी लिया जा सकता है। इसी तरह ट्रायल के कंक्लूड होने पर अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि जिस शख्स से कब्जा छीना गया वही उसका असली मालिक है, उसका जायज कानूनी काबिज और मालिक है, तो अदालत उसको न सिर्फ वो पोजीशन रिस्टोर करेगी बल्कि इस पोजीशन को रिस्टोर करने में अगर किसी किस्म की नफरी पुलिस की असिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी तो अदालत उनको भी हिदायत जारी करेगी। अगर किसी पार्टी को सेशन कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ हो और वही समझती हो कि अदालत ने फैसला दुरुस्त नहीं किया, इंसाफ पर मबनी नहीं है, तो वो अपील में अंडर सेक्शन 8A ऑफ द सेम एक्ट जा सकती है। यानी कि सेक्शन 8A अपील का राइट देता है, यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर आप हाई कोर्ट में अपील लगा सकते हैं। दोस्तों ये था इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, इस एक्ट के प्रियम्बल में जब इसको इनैक्ट किया गया तो एक लफ्ज लिख दिया गया प्रॉपर्टी ग्रैबर्स, जिसकी वजह से बहुत अरसे तक अदालतें सिर्फ इस वजह से कंप्लेंट्स को डिसमिस करती रही, खारिज करती रही कि अगर तो एक्यूज्ड, अगर तो मुल्जिम जिस पर इल्जाम है वो प्रॉपर्टी ग्रैबर नहीं है, कोई इंडिविजुअल है, कोई आम आदमी है, तो उस पर इस कानून का इतलाक नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 CMR 1931 में ये ऑब्जर्व किया कि इस कानून का इतलाक भले वो प्रॉपर्टी ग्रैबर हो या कोई आम आदमी हो, हर उस शख्स पर होता है जो किसी भी ओनर को या ऑक्यूपायर को इलीगली डिस्पोजेस करता है, यानी कि गैर कानूनी तौर पर बेदखल करता है या नाजायज काबिज होता है। ऐसे तमाम अशखास पर, ऐसे तमाम लोगों पर, ऐसे तमाम कब्जा माफियास पर इस कानून का इतलाक होता है। अपने हकूक को जानना और उनका तहफ़्फ़ुज़ करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। इसी बात के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।